मेरा नाम आशी है। मैं आज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करूँगी। जो अपनी रानी लक्ष्मीबाई है, तो वो एक वुमन एम्पावरमेंट के लिए एक एग्ज़ाम्पल है। और अपन एज़ ए भारतीय देश भारत देश में रह रहे हैं, भारतीय हैं, तो यहाँ पे जो भी क्रांतिकारी और जो भी महान लोग हुए हैं, उनके बारे में जानना अपना बनता है। और एक यूपीएससी के लिहाज से भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अपन उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं थोड़ा शुरू करती हूँ। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उनकी कुछ और भी लाइनें। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। तो ये जो कहानी है वो सुभद्रा कुमार ये जो पोयम है या मतलब जो ये कविता है जो रानी लक्ष्मीबाई का जो चित्रण है वो पोर्ट्रेट कर रही है, जो मतलब शो कर रही है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, कवित्री ने। तो इसकी इन कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, उसको अपन कोशिश करेंगे कि वीडियो के आखिर में उसे बताऊं, मतलब पूरा मैं सुनाने की भी कोशिश करूँगी। तो अभी कुछ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करते हैं। अब जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, वो मतलब इतनी कमाल की महिला रही कि उन्होंने वुमन एम्पावरमेंट का, और वो भी उस टाइम जब महिलाएं घरों में रहा करती थी, दुर्गों में रहा करती थी, पर्दे के पीछे रहा करती थी। तो उस टाइम मतलब जो महिलाएं अंदर ही अंदर रहा करती थी, उस टाइम भी उन्होंने इतनी वीरता दिखाई, उतना साहस दिखाया, उन्होंने मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया। जब कभी भी अपने घरों पर, अपने दुर्ग पर, या फिर अपनी खुद की रक्षा पर, अपने महलों पर, या फिर कहीं पर भी अपने इन सभी पर कहीं पर भी रक्षा का सवाल उठता है, जब भी अपनी रक्षा का सवाल उठता है, तो अपन उस चीज़ से लड़ने के लिए कैपेबल है। वो रानी लक्ष्मीबाई शो करती हैं। तो मतलब महिलाएं भी कैपेबल हैं। जब भी कोई रक्षा का सवाल खड़ा उठता है अपने घर पर या फिर अपने ऊपर, खुद के ऊपर भी, तो ये बहुत मतलब उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई है, उनका जन्म वाराणसी में हुआ। 19 नवंबर 1828 में उनका जन्म हुआ है। अब आप एक देखिए, 1828 में उनका जन्म हुआ है और 1857 में क्रांति हुई, और 1858 में अ, वो वीरता को प्राप्त हो गई। तो आप ये उनका लाइफ स्पैन देखेंगे तो 1828 से 1858, तो ये जो लाइफ स्पैन है 1828 से 1858, ये बहुत छोटा लाइफ स्पैन है। मतलब एक 29 ईयर्स तक का लाइफ स्पैन है, और वो 29 ईयर में ही इतना महान काम कर गई, इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर गई। या फिर कह सकते हैं कि 29 साल की उम्र, मतलब 29 साल की उम्र तक ही उन्होंने ज़िंदगी जी, और उसी में वो इतना मतलब हमेशा के लिए अ, अमर हो गई, युगों युगों के लिए अमर हो गई, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो वो इतनी महान रही हैं। अच्छा, उनकी माता का नाम जो रहा है भागीरथी बाई, और जो उनके पिता का नाम था वो मोरोपंत तांबे था। तो अब देखिए, 29 वर्ष की आयु में ही वो सिर्फ भारत में ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया में जाने जाने लगे। आप कह सकते हैं 20 से ज़्यादा ब्रिटिशर्स बुक में उनका नाम मेंशन है। और इवन कई बार तो हिस्टोरियंस इतना भी कह देते हैं कि अ, ये शायद माइथोलॉजी है, रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानियाँ है वो माइथोलॉजी रही होगी। इवन इतना तक कह देते हैं, क्योंकि वो इतना भी विश्वास नहीं कर पाते कि उस टाइम इतनी वीरता वाली कोई महिला अ, रही होगी क्या। तो इस तरीके से मतलब आप सोचिए कि कितनी महान महिला रही होगी, उनकी वीरता की कहानियाँ इससे बहुत अ, मतलब शायद जीवन के चरित्र को ही चेंज कर दे, इतना महान चीज़ वो रहेगी वो, मतलब एक महान प्रेरक रही। मतलब उन्होंने सबके दिलों पर छाप ही छोड़ दी एक बार तो, है ना। तो मोरोपंत मोरोपंत जो उनके पिता थे उनके बारे में थोड़ा बताएं तो मोरोपंत मराठी थे, और
बाजीराव जो हैं उनकी सेवा में थे, है ना? तो उनकी सेवा करते थे, मराठा बाजीराव की सेवा में नियुक्त थे वो। तो अब देखिए क्या हुआ ना, जो उनकी माता भागीरथी हैं, उनकी जब मनु छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी, है ना? तो माता भागीरथी एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की महिला थी। और उनकी माँ की मृत्यु मतलब उनके बचपन में ही हो गई थी। मनु जब छोटी थी, मणिकर्णिका जब छोटी थी, मणिकर्णिका उनका बचपन का नाम है, मैंने बताया होगा अभी आपको बताया कि रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम है वो मणिकर्णिका है और प्यार से उनको मनु बोलते थे। और उनका नाम एक छबीली भी पड़ा, वो बाजीराव से पड़ा। बाजीराव के दरबार में उनको छबीली बोला जाने लगा। तो अ, जो माता भागीरथी थी उनकी सुसंस्कृत, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी और उनकी माँ की मृत्यु उनके मनु के बचपन में ही हो गई थी। क्योंकि घर में मनु अब मतलब मनु छोटी भी है और उनकी देखभाल के लिए कोई है नहीं, तो उनके पिता उनको अ, अपने साथ ही दरबार में लेके जाने लगे। अब अगर उनके पिता उनको अपने साथ ही दरबार में लेके जा रहे हैं, तो अब वो मराठा दरबार में जा रही हैं और अगर मराठा दरबार में जा रही है तो वहाँ कैसी-कैसी बातें होंगी, वहाँ वीरता की बातें होंगी, है ना? तो वो उनको सुनेंगी तो वीर ही तो बनेंगी। तो वही चीज़ हुआ। तो इसलिए क्या हुआ, जो पिता मनु के जो मनु के पिता थे, वो उनको अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे। अब मराठा दरबार में मणिकर्णिका अपने पिता के साथ जा रही है वहाँ पे वीरता की बातें सुन रही है, विवेक की बातें सुन रही है, तो उनसे उसका विवेक और जो बुद्धि की क्षमता है वो बढ़ती है ना? वहाँ उनको प्यार से उनका नाम छबीली पड़ा। छबीली उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वहाँ उनका नाम पड़ गया, क्योंकि वो मतलब एक चुलबुली टाइप की रही थी बचपन में, तो उनका नाम छबीली पड़ा वहाँ पे। तो उन्हें शस्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, मतलब उन्होंने बहुत जल्दी ही वो शास्त्रों में निपुण हो गए। बहुत जल्दी ही उन्होंने ये सब सीख लिया। शस्त्र चलाना सीख लिया, शास्त्रों को पढ़ना सीख लिया, घुड़सवारी सीख ली, हाथी की सवारी सीख ली। तो अपन कह सकते हैं उनकी जो जीवन शैली रही, मतलब जो उनका लाइफ स्टाइल रहा, वो उस टाइम की आम महिलाओं की तरह नहीं था। बाकी महिलाएं कैसे रहती थी, पर्दे के पीछे रह रही हैं, घरों में रह रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो लेकिन जो अपनी मणिकर्णिका है, रानी लक्ष्मीबाई है, वो काफ़ी एक्टिव है। काफ़ी कुछ तो उन्होंने सीख लिया है और बहुत जल्दी ही सीख लिया है। वहाँ दरबार में उन्होंने मतलब उनको काफ़ी उन्होंने एक्सप्लोर किया, काफ़ी कुछ सीख लिया। तलवार चलाना और घुड़सवारी, भाले, बरछी डाल, कृपाण कटाई उनकी यही सहेली थी, है ना? तो काफ़ी कुछ सीख लिया। उनका जो व्यवहार हुआ वो एक डिसीज़न मेकर की तरह, है ना? वो मतलब एक डिसीज़न मेकर की तरह सोचना शुरू करना, समझना चीज़ों को। तो उनकी जो समझ की पावर है, जो बुद्धि की पावर है, मतलब वो काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुँच गई उस दरबार में ही। वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन प्रेफ़र करने लगी और उस टाइम फेस टू फेस कन्वर्सेशन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि वो उस टाइम की महिलाएँ, उस दौर की महिलाएँ पर्दे के पीछे रहा करती थी, अपने घरों में रहा करती थी, ज़्यादा किसी से बातें नहीं किया करती थी। तो उस टाइम उन्होंने मतलब उस टाइम मतलब उनकी पर्सनैलिटी एक अलग ही तरीके से उभर के आ रही थी, वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन रही थी उस टाइम की। तो उनके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। सन 1842 में उनका विवाह हुआ। अब उस टाइम क्या होता था ना कि विवाह थोड़ा जल्दी ही कर दिया जाता था। ये शायद उस टाइम 14-15 साल की रही होंगी, उसी टाइम उनका विवाह हो गया था। तो सन 1842 में विवाह झांसी के मराठा शासित उस टाइम थोड़ा जल्दी मैंने बताया अभी आपको। तो राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। उनका जो विवाह हुआ था वो राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वो उस टाइम झांसी की रानी बनी, क्योंकि जो राजा हैं वो झांसी के राजा हैं, तो राजा की जो पत्नी होगी वो रानी तो बनेगी ही, है ना? तो जो उनका विवाह हुआ था वो राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था, है ना? तो ये अब विवाह के बाद क्या होता था ना, स्त्रियों का नाम चेंज कर दिया जाता था, है ना? जो तो बचपन का नाम तो उनका मणिकर्णिका था, मनु था, है ना? और प्यार से छबीली नाम भी उनको मिल गया था।
लेकिन अब उनका वो जैसे मतलब ससुराल गई तो उनका नाम चेंज कर दिया गया, वहाँ उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। अब लक्ष्मीबाई, अब उनका तो बिहेवियर दरबार से ही उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया था। तो उनका जो विवाह के बाद मतलब वो जो राजकाज है, मतलब जो भी डिसीजन वाले काम है, डिसीजन मेकर्स वाले काम है, वो वहाँ पे काम करने लगी, है ना? वो मतलब राजा के साथ उनके साथ बैठ के दरबार में उनकी हेल्प करवाने लगी। तो वो राजा के साथ बैठती थी, डिबेट्स करती थी, है ना? मतलब एक गजब का एम्पावरमेंट, तो सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, है ना? परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। 4 महीने की उम्र में ही उनके जो रानी लक्ष्मीबाई का बच्चा था, उनकी डेथ हो गई थी। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। अब देखो क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र है, अ, उनकी तो डेथ हो चुकी है ना? तो उनकी अगर डेथ हो चुकी है, तो उस टाइम अब मतलब उन्होंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, जो उनका मतलब उनके भाई का पुत्र है, मतलब कह सकते हैं कि भाई का जो उनका पुत्र है, मतलब जो राजा गंगाधर राव के जो कज़न ब्रदर हैं, उनका जो पुत्र है, उसी को गोद ले लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उनको गोद ले लिया। तो जो गोद लिया हुआ पुत्र था, अ, उनका जो नाम रखा गया वो दामोदर राव रखा गया, है ना? तो पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई। और लेकिन एक और चीज़ हुई, जब अ, अब उनके पुत्र की तो मृत्यु हो चुकी थी रानी लक्ष्मीबाई के में, तो रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उस टाइम डिसीजन लिया गया कि एक पुत्र को गोद ले लेते हैं जिनका नाम दामोदर राव पड़ा। अब दामोदर राव जब गोद लिया गया, तो उस टाइम जो राजा हैं, रानी लक्ष्मीबाई के जो पति हैं, अ, रानी लक्ष्मीबाई के पति जो हैं गंगाधर राव, उनकी डेथ हो जाती है। तो पहले पुत्र भी चला गया था और फिर अब पति भी चला गया, और जो अभी पुत्र है वो दामोदर राव है, जो कि गोद लिए हुए पुत्र हैं, उनके खुद के नहीं हैं, गोद लिए हुए पुत्र हैं। तो दामोदर राव पुत्र दत्तक पुत्र गोद लिया गया। मृत्यु के बाद राजा के अब देखो दामोदर राव जो है, तो देखो जो गंगाधर राव थे, वो ये चाहते थे कि मेरी मृत्यु के बाद, मतलब राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो रानी लक्ष्मीबाई के पति हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो मेरा दत्तक पुत्र है दामोदर राव, जिसको मैंने गोद लिया हुआ है, वो अगला उत्तराधिकारी बने। अब उत्तराधिकारी बने, उसको उत्तराधिकारी माना जाए, पर तो उन्होंने ये एक पत्र लिखा था, ब्रिटिशर्स को लिखा था, उसमें उन्होंने खुद ने लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद दामोदर राव को उत्तराधिकारी माना जाए, मेरे जो भी राजपाट है उसका, और रानी लक्ष्मीबाई उनकी मतलब हेल्प करेंगी डिसीजन मेकिंग में, मतलब एक तरीके से राजमाता बन के उन जो भी डिसीजंस रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करने होंगे, मतलब जो मेन काम है वो रानी लक्ष्मीबाई करेगी, और जो सिंहासन पे बैठेंगे वो दामोदर राव बैठेंगे, उनके बिहाफ पर रानी लक्ष्मीबाई काम करेंगी, है ना? तो उन्होंने ये पत्र लिखा और ब्रिटिशर्स को भेजा, है ना? लेकिन ब्रिटिशर्स ने हालांकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब इसी कारण फिर इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। तो देखो उस टाइम क्या था ना, डलहौजी आ चुके थे, उस टाइम जो ब्रिटिशर्स में थे वो डलहौजी आ चुके थे, और उनके बारे में काफ़ी कुछ अपन को पता ही होगा। उनका एक बहुत बड़ा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो डलहौजी जो थे वो डायरेक्ट एनेक्सेशन करते थे, एनेक्सेशन करते थे, मतलब डायरेक्ट कब्जा करने की कोशिश करते थे, है ना? जो भी राज्य है उसको हड़पने की कोशिश करते थे, तभी तो राज्य हड़प नीति, है ना? तो अ, मतलब पहले तो क्या चलता था ना ब्रिटिशर्स राज में, कि वो लोग डोमिनेंस लेते थे, डोमिनेंस मतलब खुद डोमिनेंट हो जाते थे, और जो भी राजा है उसको बना रहने देते थे। लेकिन अब तो राज्य हड़प नीति शुरू हो गई थी, मतलब डोमिनेंस इन द सेंस
जैसे मतलब कोई राजा है तो जो कर वसूलना होगा, जो भी मेन डिसीजंस होंगे वो तो ब्रिटिशर्स के होंगे, और जो राजा है वो बस कुर्सी पे बैठेगा, उसको महीने का कुछ अमाउंट आ रहा होगा, उससे खाएगा पिएगा और दरबार में बैठेगा राजा की तरह। बस राजा का काम इतना ही हुआ करता था, बाकी जो डिसीजंस लिए जाते थे वो ब्रिटिशर्स लेते थे, और मतलब ब्रिटिशर्स ही पूरा चीज़ों को संभालना, उनके वही करते थे सब कुछ। तो पहले तो ये चीज़ चलती थी कि उनका डोमिनेंस होता था, लेकिन इस टाइम राज्य हड़प नीति आ गई, मतलब पूरे राज्य को ही वो हड़पने की कोशिश करते थे। कोई राजा चाहिए ही नहीं, हम ही राजा हैं, मतलब वो इस तरीके की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ले आए थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। हिंदू राजा जिनके नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, तो डॉक्ट्राइन लैप्स क्या है, जिनके नेचुरल कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब उनका खुद का पुत्र नहीं है, कोख का जो कह सकते हैं कि कोख का पुत्र नहीं है। अगर कोई ऐसा चीज़ है कि कोख का पुत्र नहीं है, तो ऐसे राजाओं का राजकाज जो भी है, जो भी उन्होंने उनके पास है, मनी और सब कुछ, जो भी धन वगैरह है, वो सब कुछ ब्रिटिशर्स के पास चल जाएगा। जो भी राज्य वगैरह सब कुछ है वो ब्रिटिशर्स के पास चल जाएगा, और ब्रिटिशर्स को सौंपना होगा, और ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे कि राज्य के साथ करना क्या है आगे। तो ब्रिटिश राज ने अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ग्वालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। हालांकि मुकदमे के तहत बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिशर्स अधिकारी ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया गया, और पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने लगे और फरमान जारी कर दिया। तो बेसिकली हुआ क्या, डॉक्ट्राइन लैप्स में ये था कि अगर कोई उनका खुद का बच्चा नहीं है तो गोद लिए हुए बच्चे को भी नहीं माना जाएगा, वो मतलब राज्य हड़प लेंगे। ये चीज़ हुई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, इतना था। तो अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिशर्स ने जो दामोदर राव है, जो मतलब अभी राजा बने हैं, मतलब जो गोद लिए हुए पुत्र थे उनको, मतलब राजा गंगाधर के बाद जो राजा दामोदर राव है, तो उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। और मुकदमा दायर तो किया ही किया, तो पहले जो एक सालाना इनकम रानी को मिलती थी, है ना, वो भी बंद कर दी। मतलब वो उसमें से भी पैसे काटने लगे, कुछ मतलब मुआवजा लेने लगे, मतलब बेसिकली लूटना ही था उस राज्य को। तो देखो, ब्रिटिशर डोमिनेंस जो मैंने चीज़ बताई ना, ब्रिटिशर्स डोमिनेंस में क्या होता था कि डिसीजन सारे राज्य के राजा के, मतलब ब्रिटिशर्स के होंगे। राजा बस प्रजा की सेवा करेगा, इस तरह की चीज़ें होती थी, है ना। तो डोमिनेंस के बाद मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को बताया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में हो क्या रहा है कि मतलब कोई अगर नेचुरल बच्चा नहीं है तो वो सारा राज्य ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाएगा। तो जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तब रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर एकदम सामने आता है। तो वो कहती हैं, मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं मतलब दामोदर राव के पास ही रहेगी, उनकी खुद के पास रहेगी, रानी लक्ष्मीबाई के पास रहेगी, मैं झांसी ब्रिटिशर्स को नहीं दूंगी, अब अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो वाली चीज़ आई गई। तो मतलब उन्होंने कह दिया, अब रानी लक्ष्मीबाई इस टाइम कह चुकी होती है, मैं झांसी नहीं दूंगी। तो इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो उनका दत्तक पुत्र था दामोदर राव, उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, रानी की पेंशन बंद कर दी। अब रानी की पेंशन भी बंद कर दी और उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर कर दिया, तो उसको मतलब किसी तरीके से बाहर, झांसी से बाहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने रानी को मतलब झांसी छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो रानी को किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी, लेकिन वो अगर अब कहीं और जगह हो गई है तो वो वीरता मर तो नहीं जाएगी। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। रानी ने डिसाइड किया कि बुंदेलखंड की भूमि पर कब्जा नहीं करने देगी, बुंदेलखंड हमारा है, हमारे पास ही रखेंगे, ये अब रानी लक्ष्मीबाई कह चुके थे।
रानी महल के अभियान की शुरुआत, अब वहाँ रानी महल में अगर झांसी की रानी रह रही हैं, तो वहीं उन्होंने अब सोचना विचारना शुरू किया और उन्होंने एक अभियान शुरू किया। वहाँ पे जो भी लोकल लोग थे, उनको अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। स्वयंसेवकों की उन्होंने एक सेना बनाई। वो खुद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती थी, खुद ट्रेनिंग देती थी और मतलब उन्होंने एक सेना तैयार कर ली। इन लोगों को ट्रेनिंग दे के उन्होंने एक सेना तैयार कर ली और महिलाओं ने इस मतलब जो ये अ, अपन कह सकते हैं एक अभियान ये शुरू हुआ है, तो महिलाओं ने इसमें बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और आम लोग काफ़ी शामिल हुए। काफ़ी कुछ उस टाइम चल रहा था कि जैसे किसान बेचारे वो भी परेशान थे, जो ज़मींदार है वो भी। सिपाहियों का उस टाइम आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें जो कारतूस है उसको मुँह से उन्हें वो करना पड़ता था, तब हटा के फिर बंदूक चलाई जाती थी। तो अब जो कारतूस है उसके लिए एक अफ़वाह थी या फिर रियलिटी थी कि वो उसमें ना गाय और भैंस का जो मांस है वो यूज़ किया जा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उनका धर्म नष्ट हो रहा है। जो सिपाही है वो तो हिंदू हैं और हिंदू सिपाहियों का धर्म नष्ट हो रहा है और धर्म को लेकर तो आज भी काफ़ी कुछ होता है। तो मतलब ये चीज़ तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, तो सिपाही भी इसमें काफ़ी शामिल हुए। राजा राजा तो शामिल होंगे ही क्योंकि उनकी राज्य हड़पनी थी। तो बहुत सारे आम जनता भी शामिल हुई, बहुत सारी महिलाएँ शामिल हुई। तो अब उन्होंने मतलब एक रानी लक्ष्मीबाई ने एक सेना बना ली, एक अभियान शुरू कर दिया पूरा। तो झांसी 1857 के संग्राम में एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहाँ हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ कर दिया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई, उन्हें युद्ध का परीक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। अब एक नाम आता है झलकारी बाई। झलकारी बाई जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई जैसी सेम थी और एक और चीज़ बात ये है मतलब हमशक्ल थी उनकी, रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी झलकारी बाई। और अब ये जो एक झलकारी बाई अगर रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल है तो उन्होंने कई बार चकमा भी दे दिया। मतलब ये काम बहुत अच्छे से आया कि ब्रिटिशर्स को चकमा देने के मतलब झलकारी बाई काफ़ी मतलब हेल्पफुल रही। तो झलकारी बाई मतलब एक बार का किस्सा है जब रानी लक्ष्मीबाई के महल को घेर लिया गया था। अ, तब अब देखो जब भी क्या होता है ना कि जो मेन कमांडर है ना उसका बचना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर रानी लक्ष्मीबाई किसी सेना का नेतृत्व कर रही है, किसी अभियान का नेतृत्व कर रही है और वो मेन इंसान है, कमांडर है वो उस चीज़ की, तो उस कमांडर का बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब मतलब एक बार उनके महल को घेर लिया गया था, तो झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई बनकर एक चकमा दिया था मतलब ब्रिटिशर्स को। तो मतलब सेम वेशभूषा में तैयार हो गई। और एक और चीज़ थी कि रानी लक्ष्मीबाई को कभी किसी ने देखा नहीं था। वो पर्दे की थोड़ा मतलब डिसीज़न तो मेकर थी, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि अगर किसी से बात भी करनी है फ़ेस टू फ़ेस भी, तो एक पर्दा ला के रख दिया जाता था और फिर उससे ही बात होती थी। मतलब उन्हें देख मतलब उस टाइम इस तरीके से चलता था कि महिलाएँ मतलब देखा भी नहीं करती थी, है ना? तो मतलब महिलाओं को कोई देख भी नहीं पाता था। मतलब उस टाइम का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कुछ इसी टाइप का था। तो मतलब उन्होंने एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया कि झलकारी बाई नहीं है, रानी लक्ष्मीबाई है। तो मतलब उस फिर रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से थोड़ा चकमा लेकर वहाँ से निकल ली। अ, मतलब उस टाइम रानी लक्ष्मीबाई को सिर्फ़ एक जॉन नाम का एक यूरोपियन था, उन्होंने ही देखा था। और वो भी कब जब मतलब वो जॉन जो थे वो एक वकील थे, तो वो केस के मतलब उन्होंने क्या है इस चीज़ के बारे में जो ये उनका जो राज्य को एनेक्सेशन करने की कोशिश की जा रही है, राज्य को हड़पने की कोशिश की जा रही है, राज्य पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी जो रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने काफ़ी वकीलों की तरह मतलब मुकदमे भी लड़ने की कोशिश की, सब कुछ किया। फिर लास्ट में तो एक क्रांति ही करनी पड़ी। तो जब वो मुकदमा कर रही थी, तो जो वकील था, वो खुद ही जॉन था, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़ रहा था, तो वो जॉन ही था। तब उन्होंने मतलब सिर्फ़ जॉन ने ही देखा था रानी लक्ष्मीबाई को, बाकी किसी ने भी नहीं देखा था।
तो जब अगर किसी ने उन्हें देखा ही नहीं तो फिर उनको पहचानना मुश्किल हो गया। तो उनके लिए एस्केप करना, उनके लिए बचना एक आसान हो जाता है रानी लक्ष्मीबाई की। तो रानी लक्ष्मीबाई जब उनके महल को घेर लिया गया तो रानी लक्ष्मीबाई निकल ली और झलकारी बाई ने मतलब रानी लक्ष्मीबाई बनकर चकमा दे दिया एक बार तो आगे देखते हैं। 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 ने के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना की झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। तो देखिए क्या हुआ 1857 में, तो जो ओरछा और दतिया के राजा हैं, अब देखो 1858 में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। रानी लक्ष्मीबाई कहीं और उलझी हुई है, उन्हें ब्रिटिशर्स बाहर के लोगों से पंगा लेना है, बाहर के लोगों से लड़ाई करनी है, लेकिन यहाँ तो अंदर के लोग ही शुरू हो गए। तो जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके ऊपर दो पड़ोसी राज्य है ओरछा और दतिया, वहाँ के राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो पहले तो वो इस आक्रमण से जीतेंगे और फिर जाके कहीं ब्रिटिशर से लड़ेंगे। तो उन्होंने इसमें मतलब सफलतापूर्वक वो अच्छा प्रयास रहा, मतलब रानी लक्ष्मीबाई इसमें जीती। उन्होंने ओरछा और दतिया के जो राजा हैं उनको हरा दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिशर सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अब 1857 में तो इन दो राज्यों से लड़ी ली वो दतिया और ओरछा से, पहले वहां से जीत हासिल करने के बाद अब वो 1858 की ब्रिटिश सेना अब वहां पे आने लग गई है। 1858 में जनवरी माह में 1858 की जनवरी माह में मतलब ब्रिटिश सेना ने अब महल को घेर लिया है, झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। अब परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर बाहर निकलने में सफल हो गई और रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। अब क्या हुआ कि पहले दतिया और ओरछा से लड़ाई, ओरछा के राजाओं से लड़ाई हुई, वहां से वो सफलतापूर्वक जीतती हैं। फिर उसके बाद 1858 की जनवरी माह में ब्रिटिश झांसी की ओर आना शुरू हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उस पूरे राज्य को ही घेर लिया। तो राज्य को घेर लिया तो फिर अगेन कमांडर का बचना बहुत ज़रूरी है। तो झांसी की रानी अपने दामोदर राव अपने बेटे के साथ वहाँ से निकलकर वहाँ से भाग निकलती हैं और कालपी पहुँचती है और कालपी में उन्हें तात्या टोपे मिलते हैं, तात्या टोपे मिलते हैं। तो देखो ये जो भागना और ये बचना है, देखो बचेंगे तभी तो आगे युद्ध करेंगे, आगे फिर तभी तो जीतेंगे, तभी तो मतलब ये एक युद्ध की रणनीति है ना, तभी तो कंटिन्यू कर पाएंगे, बचेंगे तभी तो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो झांसी के पास एक ग्वालियर जगह है, वहाँ पर तो वहाँ पर ही वो थोड़ा रहती हैं राज्य परिवार, मतलब झांसी के पास एक ग्वालियर है, राज परिवार है। तो वो मतलब एक मराठा कॉन्फिडेंसी का हिस्सा ही है, मतलब जो ग्वालियर एक जगह है। लेकिन ग्वालियर के राजघराने में एक और चीज़ होती है, जो ग्वालियर का राजघराना है उन्होंने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया, उल्टा ब्रिटिशर्स की ही हेल्प की। तो ये एक गलत चीज़ हो गई, मतलब ग्वालियर के जो वहाँ के जो राज परिवार है उनको झांसी की रानी की हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने की नहीं, उन्होंने उल्टा अंग्रेजों की ही हेल्प की। तो मतलब एक होता है ना अपने ही पराये हो गए, वो वाली चीज़ हो गई। तो और कमज़ोर सा एक चीज़ आ गई ब्रिटिश सेना की आधी संग। अब देखो एक और चीज़ बताते हैं, जो ब्रिटिश सेना की जो ब्रिटिश सेना के जो लोग थे, जितने उनके सैनिक थे, उसकी आधी सेना उसकी आधी सेना सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के पास थी। मतलब मैं उनकी सेना नहीं, मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई की संख्या है, सेना की जो संख्या है वो आधी है, ब्रिटिश की दुगनी है। मतलब वो दुगने लोगों से लड़ रहे हैं और वो इधर आधे ही लोग हैं। और ये दुगने तो है ही हैं, साथ में इनके पास आधुनिक हथियार भी हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मॉडर्न वेपन्स है उनके पास। और जबकि यहाँ सिर्फ तलवार, भाले,
जो पहले से चलते आ रहे हैं, वो मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी नहीं है। मतलब रानी लक्ष्मीबाई के तब भी वो इतनी वीरता का काम करती है, तब भी वो पूरे जोश, साहस और एक बहुत ही निर्णायक युद्ध लड़ती हैं। युद्ध की रणनीति में एक चीज़ होती है कि क्या होता है, टुकड़ियों में बाँट देते हैं। मतलब एक टुकड़ी ये काम करेगी, एक टुकड़ी वो काम करेगी। तो उसी टुकड़ी में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स की एक ऊँट की सवार की टुकड़ी थी, जो अंग्रेज़ जनरल ने बचा कर रख रखी थी, अचानक से उस टुकड़ी को उतारा गया। तो अब रानी लक्ष्मीबाई जैसे मान लो लड़ रही हैं, तो उसी टाइम एक टुकड़ी ब्रिटिशर्स ने छुपा के रख रखी थी, ऊँट की सवारी वाली टुकड़ी। वो फिर एकदम से उतरती है और रानी लक्ष्मीबाई पर वार करती है। तो मतलब जब रानी लक्ष्मीबाई का मतलब वो जब युद्ध जीत रही थी, रानी लक्ष्मीबाई अच्छे से मतलब युद्ध जीत रही थी, तो उस टाइम ऊँट की ब्रिटिशर्स ने एक जो टुकड़ी छुपा के रख रखी थी ऊँट की सवारी वाली, वो रानी लक्ष्मीबाई के सामने लड़ने के लिए ले आए वो लोग। तो अब जब वो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर अब उन्हें ऊँट की मतलब एक अनएक्सपेक्टेड ही टुकड़ी आ गई है सामने, तो अब उससे भी लड़ाई करनी है। रानी के सैनिकों का मनोबल मतलब अब उस ऊँट की सवारी को देखकर मतलब थोड़ा मनोबल उनका कमज़ोर होने लगा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनका एक अच्छे लीडर की तरह रानी लक्ष्मीबाई ने हुंकारे भरे उस टाइम उत्साहित करने का उनको काफ़ी प्रयास किया सैनिकों को, अपने सैनिकों को, और उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया। एक अच्छे लीडर की तरह उनका नेतृत्व करती रही। उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ, है ना? तो मतलब उस टाइम अब जब एकदम बचना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने कहा, अब वो मतलब अब थोड़ा लड़ना मुश्किल हो रहा था उधर से, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जो सेना है उसको कहा, मेरे पीछे आओ। और जब वो आ रही थी, तो क्या हुआ कि उनके साथ-साथ पीछे से मतलब थोड़ी दूर पीछे मतलब अंग्रेज भी पीछे करते-करते आने लगे, मतलब ये वाली चीज़ हो गई उस टाइम। तो अ, जो रानी और सैनिक थे, मतलब जो रानी की जो टीम थी कह सकते हैं, जो रानी की सेना के मेंबर्स थे, वो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे। तरह-तरह के ब्रिटिश मैंने पहले भी बताया उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, तो ब्रिटिशर्स के पास तरह-तरह के हथियार थे। रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि एक भाला उनके सीने में लग गया है और उन्हें दर्द हो रहा है। मतलब उस टाइम लड़ते-लड़ते उनके एक सीने में एक भाला लग गया था। उन्हें दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द इतना नहीं था, मतलब वो दर्द होते हुए भी मतलब वो उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाई, क्योंकि जो उनकी हिम्मत थी, जो उनका साहस था, वो उसके सामने इधर कुछ भी नहीं था, कह सकते हैं। वहाँ से खून भी बह रहा था। फिर अगेन उनकी एक कमर के पास उनको थोड़ी चुभन महसूस होती है, तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक अनफिल्ड राइफल ब्रिटिशर्स ने उन्हें मार दी है, एक गोली मार दी है, और तो जो कि रानी की कमर में लगी। और तो और फिर रानी के मतलब फिर मतलब जब ये इधर से भी छिल गई हैं, सीने से भी छिल गई हैं, कमर से भी छिल गई, उसी टाइम कोई अदर ब्रिटिशर आता है और उन्होंने एक सिर पर खंजर मार दिया। तो सिर पर भी खंजर मार दिया, तो वो मतलब सिर ही वो मान लो 2 टुकड़ों में इस कंडीशन में थे वो। इस कंडीशन में थी उस टाइम रानी। मतलब रानी अब मरणासन स्थिति पे पहुँच गई है, मतलब एक अंतिम स्टेज पर आ रही है। तो रानी किसी तरीके से अंगरक्षकों के साथ बचते-बचाते एक मंदिर में पहुँच गई। मतलब कि अब थोड़ा उनके लिए लड़ना मुश्किल हो गया, तो फिर वो अब किसी तरीके से बचते-बचाते एक मंदिर में पहुँचती हैं। और उनकी स्थिति को जब पंडितों ने देखा, तो वो समझ चुके थे कि अब ये जो टाइम है उनका थोड़ा अंतिम टाइम आ चुका है। तो रानी ने जो मतलब आखिरी बार जो जो कुछ बातें कही, वो ने कहा, मेरे बेटे को ले जाओ। जो भी उनके अंगरक्षक थे, मतलब उनके पीछे पीछे अंगरक्षक भी आए। मैं रानी ने कहा था ना, मेरे पीछे आओ, तो उनके जो अंगरक्षक हैं वो भी आए थे पीछे। तो बोला कि मेरे बेटे को ले जाओ, मतलब वो अंगरक्षक उनकी बेटे की ध्यान रख लेंगे। और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने कोशिश की कि जो उनके गले में एक मोतियों का हार था, तो वो उसको उतार कर अपने बेटे को देना चाह रही थी।
तो पंडितों ने थोड़ी हेल्प की, क्योंकि वो उस टाइम जो बहुत ज़ख्मी हालत में थी, तो वो उस मोती के हार को नहीं निकाल पा रही थी। तो उन्होंने मोती के हार, पंडित ने उनके मोती का हार निकालने में हेल्प की और दामोदर को दिया और कि मेरे बेटे को ले जाओ अब, मतलब मेरे बेटे को एक सेफ जगह पे आप पहुंचा दो। अ, लेकिन हाँ, लेकिन मतलब ये लड़ाई का जो अंत था ना, वो थोड़ा शायद वो ब्रिटिशर्स के ही पक्ष में गया था, है ना? तो ब्रिटिश, लेकिन अब जब ये सब हो रहा था मंदिर में, तो अब ब्रिटिशर्स भी पीछे-पीछे आ गए थे। उस टाइम जब रानी ने बोला था ना कि मेरे पीछे आओ, तो सेना तो पीछे आ ही रही थी। अब जब इतना कुछ हो चुका था, तब तक ब्रिटिशर्स भी पीछे-पीछे आ गए। तो अब ब्रिटिशर्स पीछे आ चुके, तो तब रानी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर इन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना चाहिए। मरने के बाद भी मेरा शरीर इन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं पहुँचना चाहिए। तो रानी लक्ष्मीबाई अंतिम टाइम पे अपने यही वर्ड्स कहती है। तो मंदिर में कुछ लकड़ियाँ थी, तो जैसे-तैसे वहाँ पर चिता बनाई गई और उनकी अंत्येष्टि की मतलब पूरी विधि-विधान के साथ उसको, मतलब जिस तरीके से हो पाया उस टाइम, उस तरीके से उनकी चिता जला दी गई रानी लक्ष्मीबाई की, है ना? तो मतलब अब जब रानी लक्ष्मीबाई की चिता जल गई, तो एक तरीके से एक युग का अंत हो रहा है। मतलब एक कोई छोटी चीज़ नहीं है, एक क्रांति का अंत हो रहा है। एक बहुत बड़ी क्रांति थी जो उनका नेतृत्व कर रही, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। तो वो एक बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि युग का अंत हो रहा है। अच्छा, रानी के 3 रक्षक बचे भी थे उस टाइम, मंदिर में और भी थे, तो उनको भी एक-एक करके गोली से एक-एक करके बंदूक से उड़ा दिया। अब जब ये मंदिर में चल रहा था, है ना? तो ब्रिटिशर्स रानी को ढूँढते हैं, रानी कहाँ है रानी? लेकिन रानी को, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, ब्रिटिशर्स को सिर्फ़ लाशें ही लाशें पूरे मंदिर में बिखरी पड़ी हैं, उन्होंने जो गोलियों से उन सबको मारा गया है। तो लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी हैं और फिर कहीं जाके उनको पता चलता है, अरे! आग की लपटों में उनको फिर रानी की सिर्फ़ हड्डियाँ बची थी, कुछ भी नहीं बचा था। सॉरी। तो उस टाइम वो देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, मतलब उन्हें मिलती नहीं है आखिरी टाइम तक। तो ये थोड़ा रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में था। मतलब जब बात ये थी कि जब उनको वो जो अ, लाश जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जलाई गई, वहाँ पे एक ब्रिटिशर्स मतलब पहुँचता है, उसको देखता है, अरे ये तो जल गई है ना, जला दिया गया है। तो मतलब अपने जूते से ना उस आग को बुझाने की भी कोशिश करता है। उस टाइम आग चल रही थी, उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन किससे? जूते से। तो मतलब ब्रिटिशर्स का जो माइंडसेट रहा होगा वो बहुत ही छोड़ो। तो ये घटना मतलब ग्वालियर के घराने में मतलब एक चीज़ और है, जो ग्वालियर के राजघराना है, वहाँ पे मैंने बताया था कि वो लोग ब्रिटिशर्स का साथ दिए, रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं दिए। जो ब्रिटिशर ग्वालियर के जो राजघराना है, वो बाद में मतलब जब रानी लक्ष्मीबाई का अंत भी हो जाता है और बाद में उल्टा ब्रिटिशर्स के ही खोजवीरक बनते हैं, उनकी ही हेल्प करते हैं, ब्रिटिशर्स की ही, मतलब बाद में भी उनकी ही हेल्प करते हैं, उनके ही एक तरीके से हेल्पिंग वर्कर बन जाते हैं। तो मतलब अपन देख सकते हैं कि अपने जो इंडिया में है वो थोड़ा एकता की कमी है। तो 1857 की जो क्रांति है, मतलब जो ये 1857 18 ये बहुत बड़ी क्रांति थी। मतलब इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब उसी टाइम देश आज़ाद हो जाता। 100 सालों का इंतज़ार और नहीं करना पड़ता, मतलब 100 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। तो मतलब ये बहुत बड़ी एक तरीके से क्रांति की थी रानी लक्ष्मीबाई ने, और बहुत महान, बहुत महान महिला रही हैं। तो ये सब मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा बता पाऊँ अच्छे से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। मैंने कोशिश तो अच्छे से बताने की ही की है, बट आप बताइए कि क्या रहा, आपको कैसा लगा? ओके, थैंक यू। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता लिखी है,
सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत हम सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह अकेली संतान थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुख तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजलाई छाई, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजलाई छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसने चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को दया भी नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्षाया, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुन्य विनय नहीं सुनती थी विगत शासकों की माया, अनुन्य विनय नहीं सुनती थी विगत शासकों की माया, व्यापारी वन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैर ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छिना बातों बात, चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छिना बातों बात, कैद पेशवा थे बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रन निवासों में बेगम गम से बेजार, रानी रोई रन निवासों में बेगम गम से बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दों की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटिया में विषम वेदना महलों में आहत अपमान, कुटिया में भी विषम वेदना महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अब पुरखों का अभिमान,
नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहे थे सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुगलाई थी, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तांतिया चतुर अज्जी मुल्ला असर नाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, रानी बड़ी कल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक गिरा भूमि पर गाया स्वर्ग तत्कार सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी, विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसके मुंह की खाई थी, कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हरुष आ गया हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर जब बनी सैन्य के पार, तो भी रानी जब मार काट कर बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उससे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, हो वे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदपाती विजय मिटा दे गोलों के चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी,
जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अभिलाषी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू।